दोस्तों, एक बार फिर से आपका अपने YouTube चैनल राजस्थान री बातें पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। तो हमने कल एक टॉपिक पूरा किया था, आहार एवं पोषण। हमने कौन कौन सा टॉपिक पढ़ा था? एक आहार एवं पोषण को पूरा किया था। ठीक है, तो आज हम एक नए टॉपिक के साथ बात करेंगे। आज का हमारा टॉपिक है नियंत्रण एवं समन्वय। ठीक है, आज का हमारा टॉपिक क्या है? नियंत्रण एवं समन्वय। नियंत्रण एवं समन्वय वैसे तो एक टॉपिक दे रखा है, लेकिन इसमें दो टॉपिक आएंगे। एक तो क्या आएगा? अंतःस्रावी तंत्र आएगा। दूसरा क्या आएगा? तंत्रिका तंत्र आएगा। ठीक है, इन दोनों की बात करेंगे। तो पहले हम अंतःस्रावी तंत्र की बात करते हैं। अंतःस्रावी तंत्र, अंतःस्रावी तंत्र या अंतःस्रावी शब्द किसने दिया था? तो अंतःस्रावी शब्द दिया था बर्नार्ड ने। ठीक है, आपको पूछ ले अंतःस्रावी तंत्र का जनक कौन है? तो जनक है थॉमस एडिसन। जनक तो कौन है? थॉमस एडिसन। और नाम किसने दिया था? बर्नार्ड ने दिया था। ठीक है, जनक कौन है? थॉमस एडिसन। और नाम किसने दिया था? बर्नार्ड ने दिया था। आपको पूछ ले अंतःस्रावी तंत्र का अध्ययन क्या कहलाता है? तो अंतःस्रावी तंत्र को क्या बोलते हैं? एंडोक्राइन सिस्टम बोलते हैं। तो इसको क्या बोलते हैं? इसका स्टडी क्या कहलाती है? एंडोक्राइनोलॉजी। ठीक है, फिर अंतःस्रावी तंत्र में क्या आएंगी? अंतःस्रावी ग्रंथियाँ आएंगी। मैं एक बार आपको सभी ग्रंथियाँ बता देता हूँ। ग्रंथियों के कितने प्रकार होते हैं? एक तो होती हैं बहिस्रावी ग्रंथियाँ। और कौन सी होती हैं? अंतःस्रावी ग्रंथियाँ। अंतःस्रावी ग्रंथियाँ क्या आएंगी? अंतःस्रावी तंत्र में आती हैं। इसके अलावा और ग्रंथि होती है मिश्रित ग्रंथि। ठीक है, तो हम मिश्रित ग्रंथि और अंतःस्रावी ग्रंथियों की बात करेंगे। बहिस्रावी ग्रंथियाँ कुछ तो हमने पढ़ ली हैं और कुछ आती रहेंगी। ठीक है, बहिस्रावी ग्रंथि होती है ना, वो किसका निर्माण करती है, किसका स्त्रावण करती है? तो एंजाइम का करेगी। ठीक है, जबकि अंतःस्रावी तंत्र ग्रंथि में क्या होगा? अंतःस्रावी ग्रंथि किसका स्त्राव क्या स्राव करेगी? हार्मोन का स्त्रावित करेगी। और मिश्रित ग्रंथियाँ होंगी ना, उसमें एंजाइम और हार्मोन दोनों स्त्रावित होंगे। ठीक है, बहिस्रावी ग्रंथियों में और क्या होता है? नलिका पाई जाती है कि जो भी एंजाइम निकलेगा ना, उसको किसी भाग तक पहुंचाने के लिए क्या पाई जाती हैं? नलिकाएं पाई जाती हैं। ठीक है, और अंतःस्रावी ग्रंथियों में क्या होती है? इनमें नलिका नहीं पाई जाती। इनमें जो हार्मोन स्रावित होंगे ना, उसको संबंधित अंग तक कौन पहुंचाता है? प्लाज्मा या रक्त पहुंचाता है। ठीक है, इनमें नलिका नहीं पाई जाती, नलिका विहीन ग्रंथि है। जबकि मिश्रित ग्रंथि की बात करें ना, इसमें ज़्यादातर किसका गुण पाया जाता है? बहिस्रावी का गुण पाया जाता है 98%, मतलब नलिकाएं होती हैं। और अंतःस्रावी ग्रंथि का कितना गुण पाया जाता है? 2%। फिर इनके उदाहरण की बात करते हैं। तो मिश्रित ग्रंथि का तो एक ही उदाहरण है, अग्नाशय ग्रंथि। अग्नाशय ग्रंथि पाचन में बताया भी था कि बहिस्रावी ग्रंथि है या मिश्रित ग्रंथि है, वहाँ बहिस्रावी के रूप में ही पढ़ाया था। ठीक है, आज इसके एंजाइम की बात, हार्मोन की बात करेंगे। एंजाइम तो वहाँ बता दिए थे। फिर बहिस्रावी ग्रंथि के उदाहरण कौन से हैं? यकृत ग्रंथि, लार ग्रंथि, जठर ग्रंथि, सिबेशियस ग्रंथि, श्वेत ग्रंथि और अश्रु ग्रंथि। अश्रु ग्रंथि के बारे में बताया था, श्वेत ग्रंथि के बारे में बता दिया, यकृत ग्रंथि को भी पढ़ा दिया पाचन में, लार ग्रंथि भी पाचन में आई थी, जठर ग्रंथि भी पाचन में आई थी। ये और बाद में पढ़ लेंगे। ठीक है, तो अंतःस्रावी ग्रंथियाँ कौन सी? एक तो है पीयूष ग्रंथि, पीयूष। इसके अलावा है थायराइड ग्रंथि, एक है पैराथायराइड ग्रंथि, इसके अलावा है पीनियल ग्रंथि, इसके अलावा है थाइमस ग्रंथि, इसके अलावा है एड्रिनल ग्रंथि, और एक ग्रंथि है जनन ग्रंथियाँ, जो नर और मादा में अलग अलग हार्मोन स्रावित करती हैं। ये हम बात करेंगे। ठीक है, एक है अग्नाशय ग्रंथि। फिर यहाँ एक नाम आया है हार्मोन और एक नाम आया है एंजाइम। ठीक है, एक हार्मोन नाम आया, एक एंजाइम नाम आया, तो इनकी बात करते हैं। सबसे पहले हम हार्मोन की बात करेंगे। आपको पूछ ले हार्मोन की खोज किसने की थी? तो स्टर्लिंग ने की थी। हार्मोन की खोज किसने की थी? स्टर्लिंग ने की थी। हार्मोन की खोज किसने की थी? स्टर्लिंग ने की थी। फिर हार्मोन एक क्या है? आपको ऑप्शन देगा, हार्मोन है, क्वेश्चन पूछेगा, क्वेश्चन होगा हार्मोन है, तो हार्मोन क्या है? हार्मोन है
आपको पूछ लिया हार्मोन है, ठीक है। ऑप्शन में मिलेगा प्रोटीन, एमिनोमल, स्टेरॉइड, उपरोक्त भी। तो हार्मोन है ना, वो क्या क्या हो सकता है, एक तो प्रोटीन भी हो सकते हैं हार्मोन, हार्मोन एमिनोमल भी हो सकते हैं एक प्रकार के, और हार्मोन क्या हो सकते हैं, स्टेरॉइड भी हो सकते हैं। तो हार्मोन क्या है, एक तो प्रोटीन हो सकता है, एमिनोमल हो सकता है और स्टेरॉइड हो सकता है, ठीक है। फिर सर्वप्रथम खोजा गया हार्मोन कौन सा है, सर्वप्रथम खोजा गया हार्मोन है सिक्रेटिन। कौन सा है, सिक्रेटिन। सिक्रेटिन किसने खोजा था, एक तो स्टर्लिंग था, इसके साथ एक वैज्ञानिक और था, वेनिस। इसने सिक्रेटिन हार्मोन की सर्वप्रथम खोज की थी। कहाँ की थी, ड्यूडेनियम में की थी। ये क्या है, छोटी आंत का भाग है, तो मतलब छोटी आंत में सबसे पहले हार्मोन खोजा। कौन सा हार्मोन खोजा, सिक्रेटिन। किसने खोजा, स्टर्लिंग और वेनिस ने। फिर हार्मोन क्या होता है, हमारे शरीर में क्या स्टोर नहीं होता, स्टोर नहीं होता मतलब जितना हार्मोन स्रावित होगा उसका उपयोग हो जाएगा, बाकी शरीर में स्टोर नहीं होगा। लेकिन एक अपवाद है, थायरोक्सिन हार्मोन होता है ना, ये थायराइड ग्रंथि से निकलता है और ये हमारे शरीर में स्टोर भी होता है, ठीक है। हार्मोन को संबंधित अंग तक पहुंचाने के लिए किसका उपयोग होता है, इसमें नलिका नहीं पाई जाएंगी। नलिका नहीं पाई जाएंगी तो जो हार्मोन स्रावित होगा, जिस अंग तक पहुंचाना होगा, तो वो कैसे जाएगा, नलिका नहीं होगी तो रक्त के माध्यम से जाएगा। और रक्त में भी पूछ ले किसके माध्यम से जाएगा, तो प्लाज्मा द्वारा पहुंचता है। फिर बात करते हैं हम एंजाइम की। एंजाइम की खोज किसने की थी, तो एंजाइम की खोज की थी बुकनर ने। किसने की थी, बुकनर ने। एंजाइम शब्द किसने दिया, एंजाइम शब्द दिया कोहने ने। किसने दिया, कोहने ने। एंजाइम एक क्या है, प्रोटीन है, ये याद रखना, प्रोटीन है। एंजाइम क्या है, प्रोटीन। जबकि हार्मोन क्या क्या हो सकता है, प्रोटीन हो सकता है, एमिनोमल भी हो सकता है और स्टेरॉइड भी हो सकता है, ठीक है। लेकिन एक एंजाइम है राइबोजाइम, ये क्या है, प्रोटीन नहीं है। ये कहाँ पाया जाता है, ये आरएनए में पाया जाता है और एक प्रकार का क्या है, न्यूक्लिक अम्ल है, ठीक है। एक प्रकार का क्या है, ये न्यूक्लिक अम्ल है, न्यूक्लिक अम्ल है। ये एक ही अपवाद है, बाकी सारे एंजाइम क्या होंगे, प्रोटीन होंगे। एंजाइम क्या होते हैं, शरीर में स्टोर भी होते हैं, ठीक है। तो हमने क्या क्या देखा कि हमें एक तो पढ़ना है अंतःस्रावी तंत्र और क्या पढ़ना है, तंत्रिका तंत्र। तो अंतःस्रावी की बात करते हैं। अंतःस्रावी शब्द किसने दिया था, बर्नार्ड ने दिया। जनक कौन है अंतःस्रावी का, एडिसन है, थॉमस एडिसन। और अध्ययन क्या कहलाता है, एंडोक्राइनोलॉजी। फिर हमने ग्रंथियों के प्रकार देखे। ग्रंथियाँ कितने प्रकार की, 3 प्रकार की। कौन सी, बहिस्रावी ग्रंथि, अंतःस्रावी ग्रंथि और मिश्रित ग्रंथि। बहिस्रावी ग्रंथियाँ क्या करती हैं, एंजाइम का स्राव करती हैं, और अंतःस्रावी ग्रंथियाँ किसका स्राव करती हैं, हार्मोन का। और मिश्रित ग्रंथि में क्या होगा, एंजाइम भी होगा और हार्मोन भी होगा। बहिस्रावी ग्रंथियों में क्या पाई जाती है, नलिका पाई जाती है, जबकि अंतःस्रावी ग्रंथियों में नलिका नहीं पाई जाती। और बहिस्रावी ग्रंथियों में ज़्यादातर क्या होता है, नलिका पाई जाती है, क्योंकि 98% किसकी भांति काम करती हैं, ये बहिस्राव की भांति कार्य करती हैं, जबकि 2% क्या करती हैं, अंतःस्रावी की भांति काम करती हैं। तो फिर इनके एग्जाम्पल की बात करते हैं। मिश्रित ग्रंथि तो एक ही है, कौन सी, अग्नाशय ग्रंथि। अंतःस्रावी ग्रंथियाँ कौन सी, पीयूष है, थायराइड है, पैराथायराइड है, पीनियल है, थाइमस है, एड्रिनल है और जनन ग्रंथियाँ हैं। और बहिस्रावी इनके अलावा जो भी बच गई ना, वो क्या होंगी, बहिस्रावी। फिर हार्मोन नाम आया। हार्मोन का खोजकर्ता कौन है, स्टार्लिंग। कौन है, स्टर्लिंग। हार्मोन क्या क्या हो सकता है, प्रोटीन भी हो सकती है, एमिनोमल भी हो सकता है और स्टेरॉइड भी हो सकता है। सर्वप्रथम खोजा गया हार्मोन कौन सा है, सिक्रेटिन है। कहाँ से खोजा गया, छोटी आंत से, के कौन से भाग से, ड्यूडेनियम भाग से। खोजा किसने, स्टर्लिंग और वेनिस ने। और हमारे शरीर में क्या होते हैं, स्टोर नहीं होते। इसका एक अपवाद है थायरोक्सिन, जो हमारे शरीर में क्या होता है, स्टोर होता है। और हार्मोन को संबंधित अंग तक कौन लेके जाता है, प्लाज्मा लेके जाता है। फिर एंजाइम की बात की। एंजाइम के खोजकर्ता कौन है, बुकनर है। शब्द किसने दिया, कोहेने ने दिया। एंजाइम क्या है, एक प्रकार के प्रोटीन है, लेकिन एक अपवाद है, कौन सा, राइबोजाइम। ये कहाँ पाया जाता है, आरएनए में, जो एक प्रकार का क्या है, न्यूक्लिक अम्ल। और ये हमारे शरीर में स्टोर होते हैं। तो हम एक एक ग्रंथ की बात करते हैं।
बहिस्रावी ग्रंथियों को तो हम पढ़ेंगे नहीं, अंतःस्रावी और मिश्रित ग्रंथियाँ पढ़नी। तो पहले मिश्रित ग्रंथि एक ही है, उसके बारे में पढ़ लेते हैं। हमारी ग्रंथि है अग्नाशय ग्रंथि, ठीक है। तो आपको सर्वप्रथम जो भी ग्रंथियाँ पढ़ाऊँ ना, उसमें याद रखना है कि ये ग्रंथि स्थित कहाँ होती है, मतलब कहाँ होती है। तो अमाशय ग्रंथि कहाँ होती है, अग्नाशय ग्रंथि कहाँ होती है, अमाशय के समीप होती है, ठीक है, अमाशय के समीप स्थित होती है। ये एक प्रकार की क्या है, मिश्रित ग्रंथि है और शरीर की दूसरी सबसे बड़ी ग्रंथि है। आपको पूछ ले शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है, तो कौन सी है, यकृत, ठीक है। और दूसरी बड़ी ग्रंथि कौन सी है, अग्नाशय। फिर क्या होता है, अग्नाशय में लैंग्रेंस द्वीप पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं, लैंग्रेंस द्वीप, ये याद रखना। क्या पाए जाते हैं, लैंग्रेंस द्वीप पाए जाते हैं, जिनमें क्या होती हैं, 3 प्रकार की कोशिकाएं होती हैं। 3 प्रकार की कोशिकाएं कौन सी होती हैं, एक तो है अल्फा कोशिका, कौन सी है, एक है अल्फा कोशिका, ठीक है। एक क्या है, बीटा कोशिका। एक क्या है, डेल्टा कोशिका है, ठीक है। क्या है, डेल्टा कोशिका। ये 3 कोशिकाएं पाई जाएंगी। फिर इनमें कौन से हार्मोन स्रावित होते हैं और हार्मोन के कार्य क्या हैं, ये देखना। तो हमारी पहली कोशिका है अल्फा कोशिका। अल्फा कोशिका से कौन सा हार्मोन स्रावित होता है, ग्लूकेगोन। इनके नाम हार्मोनों को याद रखना कि अल्फा से कौन सा होगा, बीटा से कौन सा होगा, अरे डेल्टा से कौन सा होगा। तो अल्फा से कौन सा होता है, ग्लूकेगोन। ये ग्लूकेगोन कार्य क्या करता है, हमारे रक्त में ग्लूकोज की मात्रा को क्या करता है, बढ़ाता है। बढ़ाता कैसे, जो हमारे शरीर में क्या पाया जाता है, ग्लाइकोजन पाया जाता है ना। ग्लाइकोजन भोजन का संग्रहण किस रूप में होता है, संग्रह ग्लाइकोजन के रूप में होता है। उस ग्लाइकोजन को किस में बदल देगा, ग्लूकोज में बदल देगा। कौन बदलेगा, ग्लूकेगोन, ठीक है। इस प्रकार हमारे शरीर में क्या करेगा, ये रक्त में ग्लूकोज की मात्रा बढ़ाएगा। फिर हमारी दूसरी कोशिका है बीटा कोशिका। बीटा कोशिका से हार्मोन कौन सा स्रावित होता है, इंसुलिन। इंसुलिन क्या करता है, ग्लूकोज की मात्रा को नियंत्रित करता है। नियंत्रित कैसे करता है, एक जो हमारे शरीर में ग्लूकोज होगा ना, ग्लूकोज को किस में बदल देगा, ग्लाइकोजन में बदल देगा। वापस किस में बदल देगा, ग्लाइकोजन में। आपको नियंत्रित ही बताना है, कम करता है ऐसे मत बताना, ठीक है। कम भी करता है लेकिन ये नियंत्रित संतुलन रखता है उसका, ठीक है। अगर हमारे शरीर में इंसुलिन की कमी हो जाए ना, तो क्या हो जाएगा, ग्लूकोज की मात्रा बढ़ जाएगी। ग्लूकोज की मात्रा बढ़ जाएगी, इंसुलिन कम हो जाएगा तो, ठीक है। ग्लूकोज की मात्रा बढ़ने को क्या बोलते हैं, हाइपर। हाइपर का मतलब ही क्या होता है, बढ़ना। इंसुलिन की कमी हो जाए और ग्लूकोज बढ़ जाए तो इसको क्या बोलते हैं, हाइपरग्लाइसेमिया, ठीक है। हाइपरग्लाइसेमिया बोलते हैं। शरीर में ग्लूकोज की मात्रा अधिक हो जाए तो एक रोग होता है, मधुमेह रोग, या क्या बोलते हैं इसको, डायबिटीज। मधुमेह या डायबिटीज रोग होता है। लेकिन यहाँ होता कौन सा डायबिटीज है, ये डायबिटीज मेलिटिस है, ठीक है। एक डायबिटीज और आएगा आगे, डायबिटीज या मधुमेह रोग हो जाता है। और इंसुलिन की अगर कमी हो जाए ना, तो शरीर में क्या होती है, कीटोन बॉडी की मात्रा बढ़ जाती है। किसकी मात्रा बढ़ जाती है, कीटोन बॉडी की। और जिससे कौन सा रोग होता है, कीटोसिस होता है। क्या होता है, कीटोसिस रोग होता है। और ये किसके कारण होता है, शरीर में इंसुलिन की कमी होगी तो वसा का क्या होगा, पूर्ण विखंडन नहीं होगा। क्या होगा, अपूर्ण विखंडन होगा, जिसके कारण क्या होगा, शरीर में कीटोन बॉडी की मात्रा बढ़ेगी। और कीटोन बॉडी की मात्रा बढ़ने को क्या बोलते हैं, कीटोसिस कहते हैं। इसके अलावा अगर शरीर में इंसुलिन की कमी हो जाए तो क्या क्या हो सकता है, एक हमें हो सकता है पॉलीडिप्सिया, इसके अलावा पॉलीफ्रेजिया, पॉलीयूरिया। पॉलीडिप्सिया तो क्या है, हमें प्यास ज़्यादा लगना क्या होता है, पॉलीडिप्सिया। और भूख अधिक लगने को क्या बोलते हैं, पॉलीफ्रेजिया। और यूरिन का अधिक मात्रा में उत्पादन क्या कहलाता है, पॉलीयूरिया। ये सब किसके कारण होते हैं, अगर शरीर में इंसुलिन की कमी हो जाए और मधुमेह रोग हो जाए तो ये सभी लक्षण दिखाई देते हैं, ठीक है। याद ये रखना है, बीटा कोशिका से कौन सा हार्मोन स्रावित होता है, इंसुलिन। जिसकी कमी हो जाए तो कौन सा रोग होता है, मधुमेह, या इसको क्या बोलते हैं, डायबिटीज मेलिटस। अगर शरीर में इंसुलिन की मात्रा अधिक हो जाए तो क्या हो जाएगा, ग्लूकोज कम हो जाएगा। और कम होने को क्या बोलते हैं, हाइपो। तो इसका नाम क्या हो जाएगा, हाइपोग्लाइसेमिया, ठीक है। फिर आपको पूछ ले इंसुलिन की खोज किसने की थी, भाई मधुमेह रोग बढ़ने लग गया तो इंसुलिन की खोज की
ताकि व्यक्तियों को क्या दिया जा सके, इंसुलिन दिया जा सके। तो इंसुलिन के खोजकर्ता कौन है? बेटिंग और बेस्ट। इन्होंने खोजा कहाँ से था? कुत्ते के अग्नाशय से खोजा था, ठीक है। लेकिन फिर आजकल ये कुत्ते से नहीं खोजा जाता, कहाँ से खोजा जाता है? इकोलाई जीवाणु से खोजा जाता है, क्योंकि कुत्ते से खोजकर इतना इंसुलिन उपलब्ध करवाना मुश्किल है, इसलिए आजकल कहाँ से खोजते हैं? इकोलाई जीवाणु से। जो इकोलाई जीवाणु से इंसुलिन खोजा जाता है ना, उसको क्या बोलते हैं? उमुलिन बोलते हैं, ठीक है, उमुलिन। फिर आपको पूछ ले इंसुलिन में तत्व कौन सा पाया जाता है? तो इंसुलिन में तत्व पाया जाता है जिंक, ठीक है। कौन सा तत्व पाया जाता है? जिंक तत्व पाया जाता है, ठीक है। फिर बात करते हैं तीसरी कोशिका की, डेल्टा कोशिका। डेल्टा कोशिका से कौन सा हार्मोन स्रावित होता है? सोमेटोस्टेटिन। कौन सा हार्मोन स्रावित होता है? सोमेटोस्टेटिन। सोमेटोस्टेटिन कार्य क्या करता है? कार्य करता है एल्फा और बीटा कोशिका होती है ना, उनमें जो हार्मोन होते हैं ना, उन पर नियंत्रण रखने का कार्य कौन करता है? सोमेटोस्टेटिन। इन पर नियंत्रण रखने का काम कौन करेगा? सोमेटोस्टेटिन, ठीक है। तो एक बार दोबारा देखो, क्या पढ़ा हमने? अग्नाशय ग्रंथि पढ़ी है। अग्नाशय ग्रंथि में पाई कहाँ जाती है? आमाशय के पास। एक प्रकार की क्या है? मिश्रित ग्रंथि है। और शरीर की सबसे बड़ी दूसरी ग्रंथि भी कौन सी है? अग्नाशय। और अग्नाशय में क्या पाया जाएगा? लैंगरहंस द्वीप पाया जाएगा। क्या पाया जाएगा? लैंगरहंस द्वीप, जिसमें लैंगरहंस द्वीप में कितनी प्रकार की कोशिका होती हैं? 3 प्रकार की। कौन सी? एल्फा, बीटा और डेल्टा। एल्फा से तो कौन सा हार्मोन स्रावित होगा? हार्मोन याद रखना। एल्फा से कौन सा होगा? ग्लूकेगोन। और बीटा से कौन सा होगा? इंसुलिन। और डेल्टा से कौन सा होगा? डेल्टा से होगा सोमेटोस्टेटिन। कौन सा हार्मोन स्रावित होगा? सोमेटोस्टेटिन, ठीक है। तीनों से हार्मोन याद रखने। फिर ग्लूकेगोन कार्य क्या करता है? ग्लूकेगोन शरीर में ग्लूकोज की मात्रा या रक्त में ग्लूकोज की मात्रा बढ़ाता है। कैसे बढ़ाता है? जो भोजन का संग्रहित रूप है ना, ग्लाइकोजन, उसको किस में बदलेगा? ग्लूकोज में बदलेगा। और बीटा कोशिका में इंसुलिन पाया जाता है। इंसुलिन का कार्य क्या है? ग्लूकोज की मात्रा को नियंत्रित करना। अगर इंसुलिन की कमी हो जाए तो शरीर में क्या बढ़ जाएगा? ग्लूकोज बढ़ जाएगा। ग्लूकोज बढ़ने को क्या बोलेंगे? हाइपरग्लाइसेमिया। और ग्लूकोज बढ़ने से कौन सा रोग होता है? डायबिटीज मेलिटस। और इसको क्या बोलते हैं? मधुमेह, ठीक है। शरीर में इंसुलिन की कमी हो जाएगी तो क्या होगा? वसा का अपूर्ण विखंडन होगा, जिसके कारण कीटोन बॉडीज की मात्रा क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी, जिसको क्या बोलते हैं? कीटोसिस। इसके अलावा क्या क्या हो सकता है इंसुलिन की कमी के कारण? पॉलीडिप्सिया हो सकता है, पॉलीफ्रेजिया हो सकता है और पॉलीयूरिया हो सकता है, ठीक है। डिप्सिया किसको बोलेंगे? प्यास अधिक लगना। फ्रेजिया किसको बोलेंगे? भूख अधिक लगना। और पॉलीयूरिया किसको बोलेंगे? यूरिन का अधिक मात्रा में उत्पादन होना। अगर इंसुलिन की मात्रा बढ़ जाए तो क्या होगा? ग्लूकोज की कमी हो जाएगी। ग्लूकोज की कमी को क्या बोलते हैं? हाइपर का मतलब क्या होता है? ग्लूकोज का बढ़ना। और कमी का मतलब क्या होगा? हाइपोग्लाइसेमिया, ठीक है। और इंसुलिन की खोज किसने की थी? इंसुलिन की खोज की थी बेटिंग और बेस्ट ने। कहाँ से की थी? कुत्ते के अग्नाशय से, ठीक है। वर्तमान में इंसुलिन की खोज कहाँ से की जाती है? इकोलाई जीवाणु से प्राप्त की जाती है, ठीक है। इस इकोलाई जीवाणु से प्राप्त इंसुलिन को क्या बोलते हैं? उमुलिन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? उमुलिन बोलते हैं। और इंसुलिन में कौन सा तत्व पाया जाता है? जिंक तत्व पाया जाता है, ठीक है, ये याद रखना। और तीसरी कोशिका है हमारी डेल्टा कोशिका। उसका हार्मोन कौन सा है? सोमेटोस्टेटिन। और सोमेटोस्टेटिन कार्य क्या करता है? ये कार्य करता है एल्फा बीटा से जो हार्मोन स्रावित होते हैं ना, उन पर नियंत्रण रखने का कार्य कौन करता है? सोमेटोस्टेटिन। आगे की अंतःस्रावी ग्रंथियाँ हैं, पीयूष है और थायराइड है, पैराथायराइड है, पीनियल है, थाइमस है और एड्रिनल जनन ग्रंथियाँ। उनकी बात हम करेंगे अगली क्लास में। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। जय राजस्थान।